हेलो स्टूडेंट्स, हमने लास्ट लेक्चर में यूनिट पढ़ ली थी। ठीक है ना। कंप्यूटर यूनिट क्या होती है, कैसे होती है, ये सब पढ़ ली थी हमने। लास्ट तक योटा बाइट तक हमने पढ़ लिया था। आज हमारा जो नया टॉपिक है वो है स्टैंडर्डाइजेशन इंडियन लैंग्वेज कंप्यूटिंग। अब होती क्या है कि लैंग्वेज की बात चल रही है। ठीक है ना। हमारा जो चैप्टर हैगा वो मेमोरी और इनकोडिंग स्कीम हैगा। हमने यूनिट ऑफ मेमोरी पढ़ चुके हैं। अब हमें क्या पढ़ना है, कोडिंग स्कीम। मतलब मैंने आपको लेक्चर स्टार्ट हुआ था तो एक चीज़ बताई थी कि जो हमारा कंप्यूटर होता है वो हमारी लैंग्वेज नहीं जानता। वो कौन सी लैंग्वेज जानता है? मशीन की लैंग्वेज, 0 और 1 की लैंग्वेज। ठीक है। तो वहीं पर हमें 0 और 1 की लैंग्वेज कौन सी होती है यही हमें यहाँ बताया गया है। ठीक है। हमारे नॉर्मली होते हैं ना, हम हिंदी इंग्लिश अलग अलग भाषाएं बोलते हैं, लैंग्वेजेस बोलते हैं। तो वैसे यहाँ कंप्यूटर में 4 तरह की लैंग्वेज, स्टैंडर्डाइजेशन इंडियन लैंग्वेज कंप्यूटिंग, फिर सेकंड ASCII अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, थर्ड ISCII कोड 1991 इंडियन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन चेंज, और फोर्थ यूनिकोड। 4 तरह की हमारे पास लैंग्वेज बताई गई। पहला जो लैंग्वेज तो 3 ही है, ASCII से। ठीक है ना। ऊपर वाला जो पॉइंट हैगा वो थोड़ा अलग हैगा। ये कंप्यूटरिंग सिस्टम दिया गया हमें। ठीक है ना। जैसे बोल सकते हैं, आपने देखा होगा और सुना भी है, हम लोग सभी जानते हैं कि कंप्यूटर जो है इंडिया में नहीं बनाएगा। ठीक है ना। वो कंप्यूटर में सारे काम इंग्लिश में ही होते हैं। सभी को पता है, सारे काम इंग्लिश में ही होते हैं। आप मोबाइल पे चलाते हो नॉर्मल इंग्लिश में चलाते हो, कुछ व्यक्ति हैं जो हिंदी में चलाते हैं। ठीक है। बट आजकल सभी चीज़ें अवेलेबल हो गई हमें आराम से। हमारे मोबाइल में भी हिंदी लैंग्वेज आ गई है, कंप्यूटर में भी हिंदी लैंग्वेज आ गई है। ठीक है ना। आप अदर लैंग्वेज में भी चला सकते हो। वो किसकी वजह से? स्टैंडर्डाइजेशन इंडियन लैंग्वेज कंप्यूटिंग वजह से। देखो दिया है, बेसिक हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर अनुप्रयोगों को केवल अंग्रेजी को ध्यान में रखते हुए डिजाइन किया और विकसित किया गया है। ठीक है ना। जितने भी हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर है सभी को किस में कहा गया है? इंग्लिश में। भारतीय भाषाओं की स्वीकृति और उपयोग के प्रसारण के लिए भारतीय भाषा कार्यान्वयन को मौजूद अनुप्रयोगों और हार्डवेयर रूपरेखाओं के शीर्ष पर बैठना आएगा। For the definition of our acceptance and user of Indian language implementation, flavor of sit on top of existing application and hardware setting दिया गया है हमें कि भारतीय भाषाओं की स्वीकृति और उपयोगों के लिए प्रसारण के लिए भारतीय भाषा कार्यान्वयन को मौजूद अनुप्रयोगों और हार्डवेयर रूपरेखाओं के शीर्ष पर बैठना। अब हमें अगर हमारी लैंग्वेजेस, हमारी इंडियन लैंग्वेज को प्रसार करना है तो आपको जो हार्डवेयर है, सॉफ्टवेयर है, वो किस में बनना चाहिए? हमारी लैंग्वेज में बनना चाहिए। ठीक है ना। ताकि उसका प्रचार प्रसार हो सके। नहीं कि यार हम हमारी हिंदी में भी कोई सॉफ्टवेयर डेवलप कर सकते हैं। ठीक है ना। कोडिंग कर सकते हैं हम हिंदी की लैंग्वेज में। नॉर्मली बात है, सारी कोडिंग हम किस में करते हैं? इंग्लिश में करते हैं। बट अगर आप ऐसा कर लो तो बहुत अच्छी बात रहेगी। ठीक है। GIST का सभी 22 आधिकारिक भारतीय भाषाओं पर ध्यान है। जो GIST है उसका सभी 22 भारतीय भाषाएं, जैसे असमिया, बंगाली, बोडो, डोंगरी, हिंदी, गुजराती, कन्नड़, कोंकणी, मराठी, मलयालम, मैथिली, नेपाली, उड़िया, पंजाबी, संथाली, तमिल, तेलुगु में बाएं से दाएं लेखन शैली उपयोग होती है। ठीक है ना। बाएं से दाएं मतलब लेफ्ट टू राइट। नॉर्मली बात है, हम लेफ्ट साइड से राइट में जाते हैं। बट उर्दू, सिंधी और कश्मीरी ये 3 में कहाँ से होती है? दाएं से बाएं मतलब राइट टू लेफ्ट। नॉर्मली हम हिंदी कहाँ से लिखते हैं? लेफ्ट टू राइट लिखते हैं। लेकिन जो उर्दू, सिंधी और कश्मीरी होती है उसे राइट टू लेफ्ट लिखा जाता है। ये फैसिलिटी ऐसे कई ओवरलैप जिनमें एक भाषा कई लिपियों का प्रयोग कर सकती है, जैसे कोंकणी देवनागरी कन्नड़ या रोमन में लिखी जा सकती है। और साथ ही एक लिपि देवनागरी की कई तरह कई भाषाएं में होती है। भारत की जनता तक पहुँचने के लिए किसी भी आवेदन के लिए भारत की विभिन्न भाषाओं में सूचना प्रौद्योगिकी का समर्थन करना महत्वपूर्ण है। ठीक है। अगर हमें इंडियन पब्लिक तक पहुंचना है, हमें अपनी चीज़ों का विकास करना है, डेवलप करना, अगर हमने कोई सॉफ्टवेयर बनाया अगर उनकी लैंग्वेज में बनाया जाए तो वो इजी पड़ेगा। जैसे बोल सकता हूँ मैं, एक न्यूज़पेपर ले लेते हैं। ठीक है। अगर आप इंदौर के छोड़ो, हम कहीं महाराष्ट्र चलेगा, गुजरात चलेगा। ठीक है ना। अगर वहाँ पर आप उर्दू में, कन्नड़ में, तेलुगु में, कश्मीरी में, इस लैंग्वेज में अगर गुजरात में जाके पेपर बेचेंगे तो कोई खरीदेगा क्या? नहीं खरीदेगा। वहाँ कौन सा पेपर बिकेगा? हिंदी या गुजराती या इंग्लिश। 3 ऑप्शन, हिंदी, इंग्लिश या गुजराती। ठीक है ना। ये नॉर्मल ज़्यादा बिकेंगे। इंदौर में सभी लैंग्वेज के व्यक्ति रहते हैं। ठीक है ना। यहाँ सभी
पूरा इंडिया की सारी लैंग्वेज इंदौर में मिल सकती है आपको, लेकिन फिर भी न्यूज़पेपर हिंदी या इंग्लिश 2 चीज़ों में चलते हैं। बाय चांस ऐसा होता है कि अदर लैंग्वेज मिलता है जहाँ भी अगर वो भी क्वांटिटी ज़्यादा हो तो, क्योंकि कोई भी व्यक्ति 1 या 2 व्यक्ति के लिए अपनी लैंग्वेज चेंज करके पेपर नहीं वितरित करेगा, न्यूज़पेपर नहीं बनाएगा, ठीक है ना। क्या बनेगा, ओनली उसी लैंग्वेज में, जैसे हिंदी हमारे नॉर्मली हिंदी ज़्यादा चलती है कि तो सारी भाषा न्यूज़पेपर आते हैं सब हिंदी में आते हैं या फिर इंग्लिश में आते हैं, 2 ऑप्शन हैंगे। तो वैसे अगर आपको कोई चीज़ करनी है तो उसी लैंग्वेज में बनाई जाए तो ज़्यादातर समझ में आएगी। अब मैं जाकर अगर तमिल साइड, मद्रास साइड तमिल तेलुगु में बात करूँगा तो शायद उनको मेरी भाषा समझ नहीं आएगी और वो बोलेंगे तो मुझे समझ नहीं आएगी। तो उनके लिए मुझे अपनी लैंग्वेज चेंज करनी पड़ेगी या फिर उनको मेरे लिए अपनी लैंग्वेज चेंज करनी पड़ेगी, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें क्या है स्टैंडर्ड इंडियन लैंग्वेज में, कि अगर आपको कंप्यूटर से रिलेटेड हार्डवेयर सॉफ्टवेयर कुछ भी डेवलप करना तो उसी लैंग्वेज में करे जाए। अगर भारत की पब्लिक तक पहुंचना है तो उनकी लैंग्वेज में करना पड़ेगा ताकि वो उसको इजी तरीके से यूज़ कर सके। अब यहाँ से हमारी लैंग्वेज चेंज होती है, लैंग्वेज आती है। पहली है अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। अब यहाँ पर कोड बनाया गया है, ठीक है ना। कोड कैसे बनाया गया, मैंने क्या बोला कि जो भी है हमारे यहाँ पे कंप्यूटर है वो मशीन की लैंग्वेज 0 और 1 की लैंग्वेज में बात करता है, ठीक है। अब मैं कोड की बात कर लेता हूँ। ये सबसे पहले ANSI द्वारा विकसित किया गया था। हम कंप्यूटर में जो भी लिखते वक्त किस में लिखा जाता है, ASCII में, ठीक है ना। आप कंप्यूटर पे जो भी टाइप करते हो वो किस में लिखा जाता है, ASCII, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज में ही उसको लिखा जाता है। सारे प्रोग्राम उसी में ही बनाए जाते हैं, ठीक है ना। सारी कोडिंग इसी में ही की जाती है। यहाँ पर नंबर, लेटर और साइन वगैरह सब आते हैं इसमें। जैसे आपको इसमें एक ग्राफ, एक टेबल बना के दे रखी है, ठीक है। टेबल में आपको एक साइड में चर दे रखेंगे, ठीक है ना। चर के अंदर आपको सिंबल दे रखे, फिर डेसिमल दे रखे, फिर बाइनरी लैंग्वेज दे रखी, ठीक है। चलो ए का क्या कोड दे रखा है उसने, डेसिमल 065, और बाइनरी लैंग्वेज में ए को क्या लिखते हैं 01000001, ठीक है ना। ए का कोड है सिर्फ, ठीक है। हमने क्या लिखा नॉर्मली कंप्यूटर में, हमने क्या लिखा कंप्यूटर में, ओनली टाइप करा मैंने ए, ठीक है ना। इतना ही टाइप कराएगा। अब वो इसमें कन्वर्ट कर देगा उसको 01000001, ठीक है। ये मेरे लिए क्या है, सिर्फ ए। कंप्यूटर के लिए क्या है, पूरा एक कोड 01000001। मैं दूसरा लिखता हूं बी, उसका कोड है 01000010। हाँ, ये इसका कोड आ गया। सी लिखता हूं तो 01000011, ये सी का कोड आ गया। तो ऐसे ही आपके लिए तो सिर्फ नॉर्मली ए और बी और सी हैंगे, ठीक है। पर कंप्यूटर के लिए ये है। ए के लिए आप ए डालोगे तो वो अपने लिए कौन सी लैंग्वेज में कन्वर्ट करेगा, इस नंबर में। बी डालोगे इस नंबर में कन्वर्ट करेगा, सी डालोगे तो इस नंबर में कन्वर्ट करेगा, ठीक है ना। तो इसी तरीके से आप किसी का नाम लिखोगे, ठीक है ना। जैसे किसी का नाम है ABC, तो अब ये तीनों कोडों को मिला देता हूँ तो उसका नाम क्या होता है 0100001001001001। ये ABC का ये नाम हो गया। मतलब हमारे लैंग्वेज में तो क्या हो गया नॉर्मली ABC, ठीक है। बट उनकी लैंग्वेज में इतना बड़ा कोड बन गया। ये होती है हमारी ASC सेकेंड। ISC सेकेंड सब में यही आएगा, ठीक है ना। यहाँ सभी क्या करेंगे अपने बाइनरी लैंग्वेज में इस चीजों को कन्वर्ट कर देंगे। अब ASC सेकेंड हमारे यहाँ 2 तरह के दिए गए, एक स्टैंडर्ड ASC सेकेंड 7 और एक्सटेंडेड ASC सेकेंड 8, ठीक है ना। सेकेंड ही वो II हैगा। अब 7 कोड में क्या दिया गया, सिंपल सी बात है। 7 कोड में 7 कोड बनाए जाते हैं, ठीक है ना। क्या बनाए जाते हैं, 7 कोड बनाए जाते हैं। अब आपको बुक में टेबल दे रखी होगी, उसमें खुद समझ में आ जाएगा। जैसे अभी जैसे मैंने नंबर डाला था, ठीक है ना। 7 कोड हैगा ए, तो उसके लिए पूरे नंबर के
1000 1 2 3 4 5 6 और एक 7, ये हो गया। ठीक है ना, ये नंबर मैंने मन से डाला है, अलग से नहीं है, ठीक है ना, ये मन से डाला मैंने, लेकिन ये कितने 1 2 3 4 5 6 और 7, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है ना। तो ASC से ASCII में कितने कोड होंगे 7, और फिर 1 0 0 0 0 1 0 0 1 2 3 4 5 6 7 8, ये कौन सा आ गया हमारा ASCII, ठीक है ना। 2 पॉइंट दिए थे ASCII में, 2 तरह के पॉइंट होते हैं, एक होता है 7 कोड और एक होता है 8 कोड, ठीक है। इसमें 7 कोड थे और इसमें 8 हैं। पहले सबसे पहले ये बनाया गया था, बाद में ये बना, ठीक है। इसमें कुछ कमियां थी, उसको पूरी करने के लिए इसको बनाया गया, इसमें कुछ परेशानी थी, उसको पूरी करने के लिए इसको बनाया गया, ठीक है ना। तो बस इसी तरह से दोनों चीजें डेवलप हुई थी। अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है ISCII कोड 1991, ईयर दे रहे हैं 1991, ठीक है ना। तो 1991 में ही इसे डेवलप किया गया। फुल फॉर्म है I का इंडिया, S का स्टैंडर्ड, C का कोड, I का इंफॉर्मेशन और I का इंटरचेंज, ठीक है। यहाँ पर 7 और 8 दोनों बिट चलती है, ठीक है ना। 7 और 8 दोनों कोड चलते हैं, 7 भी कोड हो सकते हैं और 8 भी हो सकता है, कोई इशू। यहाँ पर आपको इंडिया की सभी लैंग्वेज जितनी भी नॉर्मल हमारे यहाँ बोली जाती है वो सारी लैंग्वेजेस आपको इसमें मिलेगी, ठीक है ना। हिंदी इंग्लिश, उर्दू, मराठी, बंगाली, सब तरह की जो ज़्यादा बोली जाती है। नॉर्मली अगर हम बोलते हैं कुछ ऐसी लैंग्वेजेस रहती है जो एक छोटे से एरिया में रहती है, तो उसको नहीं लिया जाता है इसमें। बट जो बड़ी है, जैसे गुजराती हो गई, मराठी हो गई, बंगाली हो गई, तमिल, तेलुगु, ये वैसी बड़ी बड़ी लैंग्वेजेस है कि जो इसमें सब में यूज होता है, ठीक है। नेक्स्ट आता है यूनिकोड। अब यूनिकोड भी इसी की तरह आएगा। यूनिकोड एक प्रोग्राम है जो आपके द्वारा कीबोर्ड से टाइप किए गए प्रत्येक अक्षर को एक विशेष कोड या नंबर प्रदान करता है, ठीक है ना। ये भी क्या एक प्रोग्राम है जो आप कोई भी नंबर या लेटर टाइप करते हो तो उसको क्या करता है, कोड प्रोवाइड करता है। इंटरनेट पर जो आप हिंदी में लिखते हैं सब यूनिकोड भाषा में होता है। इंटरनेट पे आप जितनी भी कुछ भी लिखते हो, कुछ भी राइट करते हो हिंदी में, ठीक है ना, वो सब कौन सा आता है, यूनिकोड। आप इंटरनेट चला रहा है, हिंदी में सर्च मार रहे होंगे तो यूनिकोड में कन्वर्ट हो जाएगा ऑटोमेटिक। इसका लाभ यह रहता है कि चाहे किसी भी सॉफ्टवेयर में या किसी भी भाषा में यूनिकोड का प्रयोग किया जा सकता है। यूनिकोड को दुनिया के भर के कंप्यूटर में प्रयोग किया जा रहा है। यूनिकोड में टाइप किए गए पाठ या सामग्री को कहीं भी ले जाने पर उसका स्वरूप नहीं बदलता, मतलब पूरी दुनिया में कहीं भी पढ़ी जा सकती है। इसके लिए किसी विशेष फॉन्ट की आवश्यकता नहीं होती। यूनिकोड विश्व की ज़्यादातर भाषाओं में बदला जा सकता है, ठीक है ना। यूनिकोड को आप कभी भी किसी भी लैंग्वेज में कन्वर्ट करवा सकते होंगे और वो चेंज हो जाता है, ठीक है ना। अब एडवांटेज ऑफ हिंदी यूनिकोड, आप बिना हिंदी टाइप जाने हिंदी में टाइप कर सकते होंगे, ठीक है ना। जैसे आप लोग हिंदी की टाइपिंग अगर आपको नहीं आती है, आप इंग्लिश के लेटर टाइप करोगे तो भी हिंदी में लिखाता है। आप लोगों ने करी होगी टाइपिंग, तो ये वो इसी द्वारा होता है। आप गूगल सर्च में हिंदी में सर्च कर सकते हैं यूनिकोड के द्वारा। हिंदी में ईमेल भेज सकते हैं यूनिकोड के द्वारा। कंप्यूटर में विभिन्न फाइल्स और फोल्डर के नाम हिंदी में रख सकते हैं, किसके द्वारा, यूनिकोड के द्वारा। हिंदी में चैट कर सकते हैं यूनिकोड के द्वारा। हिंदी में वेबसाइट या ब्लॉग बना सकते हैं यूनिकोड के द्वारा। वर्ड और एक्सेल में बिना हिंदी फॉन्ट डाउनलोड किए हिंदी में टाइपिंग की जा सकती है। वर्ड और एक्सेल में भी आप हिंदी में कोई लेटर टाइप फॉन्ट साइज नहीं करनी पड़ेगी आपको डाउनलोड, और आप उसको लिख सकते होंगे। फेसबुक और ट्विटर जैसे सोशल नेटवर्क साइट पर आसानी से हिंदी में लिखा जा सकता है, किसके द्वारा, यूनिकोड के द्वारा। यूनिकोड में लिखी गई किसी भी सामग्री को आसानी से दूसरी भाषा में परिवर्तित किया जा सकता है, ठीक है। यूनिकोड में जो भी लिखा है आपने उसको आप कभी भी कोई सी भी लैंग्वेज में कन्वर्ट कर सकते हो। इसी के साथ हमारा ये चैप्टर कंप्लीट होता है। चलो, आप
आपको यहाँ पर चैप्टर कंप्लीट हो गया, चैप्टर नंबर 5, ठीक है ना। अब आपको एग्जाम के बारे में आपको चैप्टर नंबर 5, चैप्टर नंबर 1 से लेकर चैप्टर नंबर 5 तक पूरे थियोरेटिकल पार्ट है, ठीक है ना। इसमें सारे ऑब्जेक्टिव आएंगे आपको, क्लियर है का, क्वेश्चन आंसर भी आ सकते हैं ऑब्जेक्टिव, तो आपको सारे पॉइंट पढ़ने पड़ेंगे। जरूरी नहीं है कि जो बुक में ऑब्जेक्टिव दिए हैं वही आपको आए, ठीक है ना। कुछ ऑब्जेक्टिव आपके क्वेश्चन के बीच में से आएंगे, कुछ आपको परीक्षा बोर्ड में से आएंगे और कुछ इसमें से। नॉर्मली बात है, परीक्षा बोर्ड में से नहीं, सारा जो भी कॉन्सेप्ट है मैंने अभी तक जितनी भी वीडियो बनाई है सब उसी में से आएगा, ठीक है। तो अगर आपको कोई चीज का डाउट है तो आप पूरी वीडियो देख लो, नहीं है तो आप 5 चैप्टर पूरे पढ़ सकते होगे, आपको आराम से सारे पॉइंट और सारे आंसर मिल जाएंगे, अलग कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है। फर्स्ट चैप्टर है, लेकिन हाँ एक चीज के भरोसे मत बैठना कि जो पॉइंट इसमें ऑब्जेक्टिव दे रखे हैं आपकी बुक में वही आएंगे। ऑब्जेक्टिव मैंने क्वेश्चंस के बीच में से लिखे हैं, ठीक है ना। इसीलिए आपको क्वेश्चंस लर्न करने पड़ेंगे, टॉपिक पढ़ने पड़ेंगे। जैसे आप फर्स्ट चैप्टर में एक एग्जांपल दे देता हूं मैं। पहला क्या दिया, कंप्यूटर सिस्टम, ठीक है ना। तो एक ऑब्जेक्टिव अगर बनाया होगा तो इसमें से बन जाएगा, ठीक है ना। अब कंप्यूटर सिस्टम, फीचर्स ऑफ कंप्यूटर, इसमें से एक ऑब्जेक्ट अगर बनाया हो तो मैंने, ठीक है ना, कोई कंफर्म नहीं बोल रहा हूं मैं। इनपुट आउटपुट डिवाइस दे रखे, इसमें से ऑब्जेक्टिव बन सकते हैं, हालांकि इनमें से चैप्टर रहेंगे तो बनना तो इम्पॉसिबल है, ठीक है ना। अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट, एएलयू, कंट्रोल यूनिट, जैसे प्रोसेस यूनिट, इनमें जो पॉइंट दे रखे हैं आपको, कंप्यूटर मेमोरी, इनके अंदर से ही आपको ये पूरा चैप्टर पढ़ना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, क्योंकि इसी में से ही आपको ऑब्जेक्टिव आने वाले हैं, ठीक है ना। ये सिर्फ आईपी का सिलेबस बता रहा हूँ मैं, बाकी अदर का मैं आपको खुद लिखकर आपके व्हाट्सएप ग्रुप पे सेंड कर दूंगा, किसमें कितने चैप्टर आएंगे, ठीक है ना, और किस तरीके का पेपर पैटर्न आएगा। थैंक यू।